स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कल्पना कुल से। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग कॉर्नर पर। तो आइए देखते हैं हमारा पिछले वीडियो में क्या हो चुका था सिलेबस में और अब क्या रह गया है, तो देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आइए हम देखते हैं। हमारे ये थॉर्नडाइक के नियम चल रहे थे। मुख्य 3 नियम के बारे में मैं बता चुकी थी और इनके गौण नियम रह गए थे हमारे, वो 5 हैं। कुल मिलाकर 8 थे, मैं बता चुकी हूँ। तो आज हम इनके गौण नियम देखेंगे। बहुत पीछे रह गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को स्पेशली या कोई भी टॉपिक अलग से देखना हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है मेरे से, क्योंकि वीडियो में तो ज़्यादा करा ही नहीं पाते हैं। टाइम हमारे पास लिमिट का होता है और आपको पता ही है फ़ोन की मेमोरी भी फुल होने लगती है, इसीलिए थोड़ा ही करा पाती हूँ। तो आइए देखते हैं सीखने के गौण नियम। सीखने के गौण नियमों के अंतर्गत निम्न नियम आते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार नई परिस्थिति में प्राणी तब तक एक के बाद एक अनुक्रियाएं करता रहता है जब तक उसे वांछित सफलता नहीं मिल जाती। प्रयत्न और मूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। सीखना प्राणी की अभिवृत्ति तथा मनोवृत्ति द्वारा निर्देशित होता है। यदि प्राणी मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन कार्य या क्रिया को सीख लेता है। यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी क्रिया को करने के लिए तैयार नहीं है तो उस क्रिया को नहीं सीख सकेगा। अंग्रेजी या गणित जिन व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती वह उससे दूर भागते हैं, फिर उनमें इन विषयों के सीखने की मनोवृत्ति नहीं हो सकती। देखिए, सीखने का संबंध हमारी रुचि से भी है। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हमारी सीखने की अभिवृत्ति नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है। आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्राणी सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तथा असंगत तथ्यों को पहचानकर केवल सुसंगत तत्वों के प्रति ही अपनी अनुक्रिया करता है। प्राणी अपनी अंतर्दृष्टि से मुख्य अनुक्रियाओं का चयन कर लेता है तथा अनावश्यक अनुक्रियाओं को करना बंद कर देता है। इस प्रकार कोई प्राणी किसी समस्या के उपस्थित होने पर उसके अनावश्यक विस्तार को छोड़कर उसके मूल तत्वों पर अपनी अनुक्रिया आधारित कर सकता है। फोर्थ है समानता तथा सादृश्यता का नियम। इस नियम के अनुसार प्राणी नई परिस्थिति में उस प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस प्रकार की अनुक्रियाएं वह लगभग समान या सादृश्य परिस्थिति में पूर्व में करके सफलता प्राप्त कर चुका है। इस नियम का आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव से है। किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर प्राणी उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह इसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। वह इसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। समान तथ्यों के आधार पर नवीन ज्ञान का पुराने अनुभवों से आत्मसात या समानता करने पर सीखने में सरलता एवं शीघ्रता होती है। देखिए, इसमें क्या बताया है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं और पुराना जो हमारा सीखा हुआ ज्ञान है वो उसमें काम आ जाता है कभी कभी। और तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। जैसे कि हमें छोटी क्लास में हमने मैथ पढ़ा है और वो उसके ही आधार पे हमें बड़ी क्लास में पढ़ाया जाता है, तभी हम बड़ी क्लास का मैथ सीख पाते हैं। और अगर हम छोटी क्लास में नहीं सीखेंगे तो बड़ी में नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ। जैसे साइकिल चलाना हमने सीखा और उसी की सहायता से हम स्कूटी चलाना सीखते हैं, तो ये क्या है, हमें उसमें उसका फ़ायदा मिला एक तरह से कि हमारा पुराना ज्ञान हमारे नए ज्ञान से संबंधित है। तो हमारे साइकिल चलाने के अनुभव को स्कूटी चलाने में हमने यूज़ किया या उसका प्रयोग किया या उसका फ़ायदा उठाया। ठीक है।
आगे अभी मैं बताऊंगी, जल्दी जल्दी देखते हैं। साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर प्राणी से ऐसी कोई भी अनुक्रिया कराई जा सकती है जिसे करने में वह समर्थ है, अर्थात जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक या उद्दीपक के प्रति होती है वही अनुक्रिया बाद में उस उद्दीपक से लगी हुई अथवा किसी सहचरी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी होने लगती है। उदाहरण, भोजन सामग्री को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। कुछ दिनों बाद सिर्फ भोजन के बर्तन को देखकर ही लार टपकने लगती है। देखिए, पहले जैसे कुत्ते को भोजन दिखाया जाता है और उस भोजन को देख के लार टपकती है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के बाद उसे क्या है, बर्तन देख के ही उसके अंदर से भूख जागृत हो जाएगी, उसकी लार टपकने लगेगी। यानी कि जो बर्तन है वो किसका काम कर रहा है, उद्दीपक का। यानी कि मतलब खाने जरूरी नहीं है कि अब खाना देख के ही उसकी लार टपकेगी। मतलब बर्तन भी एक तरह से, जैसे खाना एक उद्दीपक होता है, ऐसे ही बर्तन भी एक उद्दीपक का ही कार्य कर रहा है यहाँ। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक एक अनुक्रिया के मध्य अनुबंध स्थापित हो जाना ही अधिगम है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया में अनुबंधन की प्रक्रिया प्रयास तथा त्रुटि के द्वारा ही घटित होती है। सीखने वाला यह सही अनुक्रिया का अनुभव करने के लिए अनेक प्रयास एवं त्रुटि करता है, किंतु अनेकों प्रयास में त्रुटियों को कम करते करते त्रुटिहीन प्रयास कर सही अनुक्रिया करना सीख जाता है। जैसा कि प्रयोग में बताया है मैंने कि पहले बहुत गलतियां होती हैं, फिर कम होती हैं, फिर बिल्कुल गलतियां नहीं होती हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। अधिगम की यह प्रक्रिया यांत्रिक होती है क्योंकि धीमे धीमे सही अनुक्रिया त्रुटियों को समाप्त कर देती है। यह सिद्धांत बताता है कि उद्दीपक ही व्यवहार का एकमात्र निर्धारण एवं नियंत्रण करता है, क्योंकि विशिष्ट अनुक्रिया के लिए एक विशिष्ट उद्दीपक की आवश्यकता होती है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत की सीमाएं या दोष। देखिए, इसके कुछ सीमाएं या दोष भी हैं, आइए देखते हैं। यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है, इस कारण यह मनुष्यों के सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। देखिए, जो इनका सिद्धांत है वो पशुओं पर किया है, तो पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता कि ये मनुष्यों के सीखने की प्रक्रिया पर लागू होगा या नहीं। इस सिद्धांत में सीखने के लिए बहुत से प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसमें शक्ति व समय नष्ट होता है। केवल बहुत से प्रयत्न व अभ्यास से ही अधिक लाभ नहीं होता। कुछ प्रयोजों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उनसे 3 इंच लंबी लाइन खींचने को कहा गया। बार बार करने पर भी वह लाइन नहीं खींच पाए, अतः अभ्यास करते समय परिणाम का भी ध्यान कराना चाहिए। प्रभाववादी प्रभाव के नियम को नहीं मानते। उनके अनुसार अभ्यास के नियम ही मुख्य हैं। यह सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचने की बात करता है, जबकि मनुष्य सूझ द्वारा सीधे भी सही अनुक्रिया करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक आवश्यक होता है, जबकि मनुष्य बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करते हैं और सीखते हैं। यह सिद्धांत मनुष्य को एक जैविक मशीन और सीखने को एक यांत्रिक प्रक्रिया मानता है, जबकि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि, चिंतन, तर्क और विवेक का बड़ा हाथ होता है। तो इसके दोष थे। आइए इसकी उपयोगिता देखते हैं। थॉर्नडाइक के उद्दीपक प्रक्रियाबंध सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। इसमें शैक्षिक उपयोगिता क्या है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है, आइए ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे देखते हैं जल्दी से। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध का सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का अनुसरण करके अध्यापक छात्रों को विभिन्न पाठों को सरलता से सीखा जा सकता है। इस सिद्धांत की प्रमुख शैक्षिक उपयोगिता निम्न है। यह सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में प्रोत्साहन व प्रेरणा की प्रभावशीलता को स्पष्ट करके सीखने
में पुरस्कार को महत्व को बताता है। यह सिद्धांत गंभीर चिंतन वाले विषयों जैसे विज्ञान, दर्शन, गणित आदि के अध्ययन में विशेष उपयोगी है। यह सिद्धांत सीखे गए कौशलों तथा ज्ञान का बार बार अभ्यास करने पर बल देता है, जिससे छात्रों को वह पाठ अच्छी तरह याद हो जाता है। अभ्यास मनुष्य को परिपक्वता की ओर ले जाता है। यह सिद्धांत सीखने सिखाने से पहले सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करता है, क्योंकि यह प्रेरणा पर बल देता है। यह सिद्धांत बालकों में जागरूकता, धैर्य, सक्रियता तथा सतत परिश्रम जैसे गुणों को विकसित करने में सहायक है। मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने में इस सिद्धांत तथा सीखने के नियमों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण, छोटा बच्चा कई कौशल, प्रयास और भूल विधि से ही सीख पाता है, जैसे बैठना, चलना, भागना आदि। शिक्षण में भी बालक गलतियां करके ही सुधार कर पाता है। देखिए, ये जो सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताया है, तो इसमें क्या है कि इसकी सहायता से कोई भी पाठ को याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है और उसे और आसान बनाया जा सकता है। ये किसका प्रोत्साहन और प्रेरणा ये पुरस्कार के महत्व को बताता है कि इसमें कुछ सीखने के बाद पुरस्कार मिला और उससे ही उन्हें और ज़्यादा प्रेरणा मिली। ठीक है, ये सिद्धांत विज्ञान, दर्शन, गणित आदि विषयों में बहुत उपयोगी है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि बहुअनुक्रिया का नियम क्या है। इस नियम में व्यक्ति तब तक प्रयास करता रहता है, तब तक क्रियाएं या अनुक्रियाएं करता रहता है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। ऐसे ही मानसिक स्थिति का नियम, जो कि दूसरा गौण नियम है, उसमें क्या है, जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, अपने आप को इस स्थिति के लिए तैयार नहीं करेगा कि मुझे कुछ सीखना है, तब तक वो कुछ भी नया नहीं सीख पाएगा। इसमें व्यक्ति को खुद इस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ता है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है कि हमें कुछ नया सीखना है, तभी व्यक्ति कुछ सीखने के लिए तैयार हो पाएगा और कुछ नया सीख पाएगा। ऐसे ही आंशिक क्रिया का नियम है। इसमें भी व्यक्ति जो धीरे धीरे ऐसी क्रियाएं करने लगता है कि जो जरूरी हैं, और जो अनावश्यक या बेकार की क्रियाएं उन्हें करना बंद कर देता है। उनमें सही क्रियाओं का चयन कर लेता है कि मुझे कौन सी क्रियाएं करनी है और कौन सी जरूरी हैं, और बेकार की क्रियाएं जो अनावश्यक होती हैं उन्हें करना बंद कर देता है। आगे समानता या सादृश्यता का नियम, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें जो पुरानी परिस्थितियों में उसने जो अनुक्रियाएं की होती हैं, उन्हीं से वो उनका यूज़ करके वो नई परिस्थितियों में नई अनुक्रियाओं, नए ज्ञान को जोड़कर पुरानी जो उससे मिलती जुलती क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा नई क्रियाओं को सीखता है और अधिगम सीखता है, नई क्रियाएं सीखता है जो पुराने ज्ञान से संबंधित होती हैं। आगे ये है साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आगे थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं, ये भी मैंने आपको बताई थी। क्या है इसकी मुख्य विशेषताएं? इसमें जो सीखने वाला है, या कह सकते कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच में जो अनुबंध स्थापित हो जाता है वही अधिगम है ना। तो और भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आगे ये है थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत की सीमाएं या दोष, ये मैंने आपको बताई दी हैं। और ये हमारा थॉर्नडाइक के उद्दीपक प्रक्रियाबंध सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। और फिर भी आपको कुछ अगर समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। कल हम अपना देखेंगे पेवलव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। पेवलव का सिद्धांत इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, वो हम कल देखेंगे। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे बताइएगा। और ये जो सिद्धांत हैं, ये इसके सीखने के जो सिद्धांत हैं, इन्हें सिद्धांत या नियम जो भी हैं इन्हें अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इनमें से
ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और कोई भी दिक्कत हो बताइएगा। जो नए हों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।